Hello all, this is Vikram Verma from New Scientist Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to discuss a chapter from class 11th of economics, that is price elasticity of demand, and this is the first video of this chapter. Chapter 6, price elasticity of demand, है ना. Let's just see the content of this chapter. First one is concept of elasticity of demand. It means that कि elasticity of demand क्या होता है, meaning and definition. मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, तो इलास्टिसिटी के कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना, कुछ कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे सिलेबस में है, तो वो हमें पढ़ना है. तीसरा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो इसके फॉर्मूले होते हैं, ग्राफिकल मेथड होता है, परसेंटेज मेथड होता है. तो हमारे सिलेबस में परसेंटेज चेंज मेथड है बच्चों, तो वो डिस्कस करना है इस चैप्टर में, है ना. इलास्टिसिटी डिमांड की कुछ डिस्टिंग्विश सिचुएशन है, उसके बारे में बात करेंगे. और आखिरी जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट जस्ट मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो elasticity of demand measure the extent to which the quantity demand of a commodity changes in response to change in any of its quantitative determinants. ठीक है, सो इट मीन्स दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअली ये मेजरमेंट होता है ना. हम मेजरमेंट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. कैसे करते हैं, देखिए, जो चेंजेस आता है क्वांटिटी डिमांडेड में किसी कॉमोडिटी के, है ना, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन क्वालिटेटिव डिटर्मिनेंट. देखिए, अब जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डिमांड चेंज होती रहती है लोगों की. ठीक है, तो जब डिमांड चेंज होती है तो उसके कुछ कारण होते हैं, है ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं. तो यही यहाँ पर वो कह रहा है ना, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड जो चेंज होती है किसकी वजह से, अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से, उसी को हम मेजर करते हैं किसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. ठीक है, सो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी किस पर डिपेंड होती है, प्राइस पर डिपेंड होती है, इनकम पर डिपेंड होती है, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पर डिपेंड होती है. ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को. अगर डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, है ना, तो वो तीन बातों पर निर्भर करती है उसकी डिमांड चेंज होना. उसके खुद के प्राइस पर, उसके खुद के प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं, है ना, तो डिमांड चेंज हो जाती है किसी प्रोडक्ट की. अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है या घटती है ना, तो बढ़ने से और घटने से भी क्या कहते हैं, जो डिमांड है वो कम हो जाती है. और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दैट इज सब्सिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सिट्यूट गुड के प्राइस फ्लैक्चुएट होने से, यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से भी डिमांड चेंज हो जाती है ना. तो इसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डिमांड को हम जब मेजरमेंट करते हैं, है ना, तो इस मेजरमेंट को ही हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है ना. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमारा क्या मतलब है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज विथ चेंज इन इट्स ओन प्राइस, इनकम और रिलेटेड गुड. ठीक है ना. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी चेंज विद द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, है ना, इनकम या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, है ना. तो ये है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर आपसे सिंपली कोई पूछे कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है ना, तो आप सीधे कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, है ना, इनकम ऑफ अ कॉमोडिटी, है ना, या फिर हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की. इलास्टिसिटी में हम मेजर करते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसी को मेजरमेंट है, बस सीधी सी बात है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो अकॉर्डिंग टू दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर ऑफ थ्री टाइप. फर्स्ट वन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड वन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं, है ना. जब प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है ना, तो उससे हम मेजर करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू. ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करने का.
सो सेकंड वन इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो किसी कंज्यूमर की जब इनकम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से जब उसकी डिमांड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो उसे हम मेजर करते हैं किससे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, है ना। व्हेन चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मेजर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ द बायर और कंज्यूमर, इट इज़ कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। एंड द थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर आपके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, है ना, उनके प्राइस चेंज होने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांड किसी कमोडिटी की चेंज होती है तो उसको हम मेजर करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड से, ठीक है। इन अकॉर्डिंग्स विद द सिलेबस ऑफ क्लास 11 द प्रेजेंट चैप्टर फोकस ओनली ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो हम सिलेबस के दायरे में रहते हैं, है ना। सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 11 का जो हमारा सिलेबस है ना, वो फोकस करता है सिर्फ किसके ऊपर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। एक बहुत सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है, अगर कोई पूछता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है तो आप क्या बताएंगे बेटा, आप बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, जब क्वांटिटी डिमांड की परसेंटेज चेंज हो जाती है किसकी वजह से, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की परसेंटेज चेंज होने की वजह से, तो जो रेशियो होता है इसका उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब बुक की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर कर सकते हैं कैसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसकी वजह से, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। और इट्स टेल अस अबाउट द परसेंटेज फॉल इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज राइज इन द प्राइस। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको याद हो कि डिमांड का और प्राइस का, है ना, जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। तो जब किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं, है ना, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है ना। और किसी कमोडिटी के जब प्राइस डिक्रीज़ होते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है ना। तो ये दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, परसेंटेज फॉल इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज राइज इन प्राइस, है ना। जब परसेंटेज फॉल होता है किसका, डिमांड का, है ना, किसकी वजह से, राइज इन प्राइस की वजह से, या फिर परसेंटेज राइज इन डिमांड, है ना, यानी कि डिमांड क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, किसी क्या होने की वजह से, प्राइस फॉल होने की वजह से, है ना। तो इसको जो हम मेजरमेंट करेंगे उसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और ये हम जो मेजरमेंट करते हैं वो किस में करते हैं हम लोग बेटा, हम लोग करते हैं इसको परसेंटेज में, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो मेजरमेंट ये अगला टॉपिक है हमारा कि हाउ टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करें, तो इसका मेथड होता है एक परसेंटेज चेंज मेथड, इसके अलावा एक ग्राफिकल मेथड और होता है। तो जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो परसेंटेज चेंज मेथड अब हम करेंगे इसमें, है ना। तो परसेंटेज चेंज मेथड बहुत कॉमन मेथड है जो यूज्ड होता है मेजर करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, है ना। इस मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब हम मेजर करते हैं तो वो एक रेशियो होता है ना। किस किस के बीच का रेशियो होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के बीच का, ठीक है। तो ये ईडी आप देख रहे हैं, इस ई का क्या मतलब है, हमारा ई का मतलब है इलास्टिसिटी और डी का मतलब है डिमांड। ये सब स्क्रिप्ट में जो डी लिखा हुआ है इस डी का मतलब है डिमांड। इज इक्वल्स टू माइनस का साइन प्रीफिक्स होता है हमेशा इसके आगे, ठीक है। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है इनिशियल वो क्या है, परसेंटेज ये माइनस का साइन, है ना, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, ठीक है।
यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, इसका क्या फॉर्मूला है, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इनटू 100, और नीचे जो लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका क्या मतलब है, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। अब ये आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप क्लियरली समझ पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। फिर और थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ इसके आगे। चेंज इन डिमांड का क्या मतलब है यहाँ पर, है ना, Q1 माइनस Q अपॉन Q, है ना, और चेंज इन प्राइस का क्या मतलब है, P1 माइनस P, और इनिशियल प्राइस का मतलब है P, है ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना वो देखिए क्या बना, माइनस का साइन आएगा आगे, Q1 माइनस Q, इसका क्या मतलब है, डेल्टा Q, है ना, अपॉन Q रहेगा ही रहेगा, है ना। P1 माइनस P, इसका क्या मतलब है, चेंज इन P यानी डेल्टा P अपॉन P, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना देखिए, सबसे लास्ट लाइन में माइनस का साइन आगे लगेगा, डेल्टा Q अपॉन Q, है ना, और डिवाइड का साइन डेल्टा P अपॉन P। फिर आगे बढ़ते हैं इस डेरिवेशन में, है ना, चेंज इन Q अपॉन Q इंटू P अपॉन चेंज इन P, है ना। तो ये आखिरी फार्मूला है आपके सामने। अगर आपसे कोई प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला पूछता है, सिंपल फार्मूला, तो दो फार्मूले हैं। पहला तो ये आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको जब हमने पूरा फार्मूला सॉल्व करा तो लास्ट में जो हमें डेरिवेशन के एंड में मिलता है सिंपल फार्मूला, वो क्या है, पहले माइनस का साइन हम आगे प्रीफिक्स करेंगे, उसके बाद चेंज इन Q अपॉन Q इंटू P अपॉन चेंज इन P। यहाँ पर जो Q और P है ये इनिशियल प्राइस है, ठीक है। देखते हैं अब इसको न्यूमेरिकल की मदद से, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ई डी इज इक्वल्स टू माइनस का साइन P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। ये पूरा फाइनल फार्मूला है, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन 1 एग्जाम्पल 1 आप देख सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल 1 से आपको इजीली समझ में आएगा ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है हमें, ठीक है ना। सपोज द इनिशियल प्राइस ऑफ अ आइसक्रीम इज़ 4 रुपीज़ पर कप, है ना, एंड द इनिशियल डिमांड ऑफ द आइसक्रीम इज़ 1 कप ओनली, है ना। इफ़ द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम फॉल टू ₹2 पर कप एंड द डिमांड इंक्रीज टू 4 कप्स, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग द परसेंटेज चेंज मेथड, ठीक है ना। तो एक आपको सिचुएशन दे रखी है, हाँ, है ना। इस सिचुएशन में क्या बताया है कि जो एक आइसक्रीम के प्राइस थे वो 4 रुपीज़ थे पर कप, यानी कि आइसक्रीम की जो प्राइस थी वो 4 रुपये पर कप थी, है ना। और जब उसकी प्राइस 4 थी, है ना, तो डिमांड कितनी थी उसकी, 1 कप, यानी कि P इज इक्वल्स टू 4, है ना। ये P है यानी कि ये इनिशियल प्राइस है, यानी कि P बराबर 4, है ना। और इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, यानी कि Q, तो कितनी है ये, 1 कप, है ना। नीचे आप सॉल्यूशन के नीचे देख सकते हैं, इसको लिखते जाइए, P बराबर 4 एंड Q बराबर 1। तो ये इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी हो गए, ठीक है। अब आगे होता क्या है कि प्राइस फॉल हो जाता है, प्राइस फॉल होकर यानी कि 4 से 2 रुपीज़ हो जाता है। तो P1 का क्या मतलब है, P1 का मतलब हो गया 2, यानी कि न्यू प्राइस, और क्वांटिटी कितनी हो जाती है फिर 4 कप हो जाती है इंक्रीज होके, तो Q1 कितना हो गया 4, है ना। तो P बराबर 4 एंड P1 बराबर 2, Q बराबर 1 एंड Q1 बराबर 4, है ना। अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं हम, फॉर्मूला क्या है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई डी इज इक्वल्स टू माइनस का साइन प्रिफ, है ना, P अपॉन Q। इस P का क्या मतलब था 4 एंड Q का क्या मतलब था 1। ये जो P था ये इनिशियल प्राइस था और Q क्या था, ये इनिशियल डिमांड थी, ठीक है। अब है इनटू चेंज इन Q। चेंज इन Q का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, चेंज इन Q का मतलब डेल्टा Q। डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस Q, है ना। Q1 कितना था 4, है ना, और Q कितना था बच्चों 1 था, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, है ना। और चेंज इन P का बेटा क्या मतलब है, यानी कि डेल्टा P का क्या फॉर्मूला होता है, P1 माइनस P, है ना। P1 माइनस P का फॉर्मूला 2 माइनस 4, है ना। तो 2 माइनस 4 तो माइनस का 2 आएगा, है ना। तो फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, चेंज इन Q का मतलब होता है 3, और चेंज इन P का वैल्यू हमने क्या निकाला था -2, है ना। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो पूरा सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी, है ना। तो जो 6 है
उसको ग्रेटर देन यूनिटी कहेंगे हम। तो इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ग्रेटर देन यूनिटी और इक्वल टू यूनिटी और लोअर देन यूनिटी है ना, इसका क्या मतलब है ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है ना। तो हमने यहाँ पर सिंपल फार्मूला जो सीखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो पी अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, ये फार्मूला हमने सीखा था। और इसी फार्मूले को हमें पुट करके परसेंटेज वाला जो मेथड है, यानी कि परसेंटेज चेंज मेथड है ना, उसके थ्रू हमें प्राइस इलास्टिसिटी इस फॉर्मूले से निकालनी है ना। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं है ना, और देखते हैं कि फॉर्मूला हमने कैसे यूज़ किया है। ठीक है, सो दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। सो लेट जस्ट रीड दिस एग्जाम्पल। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इज़ ₹5 है ना, तो प्राइस जब गुड्स का कितना था ₹5, तो ये इनिशियल प्राइस हो गया। इनिशियल प्राइस मतलब पी बराबर 5। ठीक है, तो जब प्राइस गुड का कितना था ₹5 था है ना, तो कंज्यूमर बाय करता था 20 यूनिट्स उस गुड्स की है ना। तो यहाँ पर जो इनिशियल प्राइस था वो था 5, और जो इनिशियल क्वांटिटी यानी क्यू, इनिशियल क्वांटिटी को हम क्यू कहते हैं, तो वो किसकी कितनी वैल्यू हो गई 20 है ना। तो पी बराबर 5 एंड क्यू बराबर 20 है ना। तो जब प्राइस ₹5 था तो कंज्यूमर 20 यूनिट परचेज करता था। तो प्राइस चेंज होके जब 7 हो गया यानी कि प्राइस बढ़ गया। तो जब प्राइस बढ़ गया यानी कि प्राइस बढ़ गया का मतलब ये जो ₹7 है, प्राइस चेंज टू 7, तो अब जो नया प्राइस है वो कितना हो जाएगा 7, यानी कि P1 बराबर हो जाएगा 7। तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो गई, कितनी यूनिट हो गई 12 यूनिट। तो क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब है यहाँ पर Q1, पहले इनिशियल क्वांटिटी थी 20 थी, अब Q1 यानी कि न्यू क्वांटिटी कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लिया हम लोगों ने। आगे क्या कहा है इसने, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है और परसेंटेज चेंज मेथड हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले P बराबर 5 है ना, और P1 बराबर 7, Q बराबर हमने निकाला था 20 और Q1 बराबर हो गया 12। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ED इज इक्वल्स टू माइनस का साइन P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P। तो इनिशियल प्राइस कितने थे ₹5 थे और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 20, तो इसको पुट कर देते हैं P अपॉन Q की जगह। P का मतलब 5 एंड Q का मतलब हो गया 20 है ना। अब बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी की, यानी कि डेल्टा Q की। डेल्टा Q का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है, वो क्या है Q1 माइनस Q। Q1 मतलब जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है माइनस Q का मतलब जो इनिशियल क्वांटिटी थी। तो यानी कि 12 माइनस 20 तो कितनी आ जाती है -8। तो चेंज इन Q यानी कि डेल्टा Q की जगह हम कितना पुट करेंगे बेटा -8 पुट करेंगे। ठीक है, और चेंज इन प्राइस का क्या मतलब है यहाँ पर, क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। तो एग्जिस्टिंग प्राइस कितना था हमारा 7 और इनिशियल प्राइस कितना था 5। तो 7 माइनस 5 यानी कि 2, यानी कि P1 माइनस P। तो डेल्टा P, तो चेंज इन P कितना आ गया हमारा 2 आ गया है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 है ना। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम सॉल्व करें और आए 1 तो इक्वल टू यूनिटी माना जाता है। अब जब वैल्यू 1 से ज़्यादा आए तो ग्रेटर देन यूनिटी माना जाता है, और जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से कम आए यानी कि पॉइंट में आए है ना, तो लेस देन इक्वल यूनिटी होता है वो। ठीक है, तो जो है ना, तो इसके अलावा ज़ीरो भी हो सकती है ना। जो ईडी है, ईडी का मतलब जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज़ीरो भी होती है ना, और माइनस में भी आ जाती है। ठीक है, तो ये 5 केसेस होते हैं यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। या तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से बड़ी आती है तो ग्रेटर देन यूनिटी कहते हैं उसको है ना। जब 1 के बराबर आती है ना, तो उसको कहते हैं इक्वल टू यूनिटी कहते हैं। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम आती है तो उसको लेस देन यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे केस हम समझते हैं कि सारे केस क्या है फर्स्ट। लेकिन अभी जो एग्जांपल हमने 2 किया है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 आई है। इसका मतलब ये है इक्वल्स टू 1 आने का मतलब कि जितना प्राइस चेंज हुआ है उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुए हैं है ना। तो इक्वल इफेक्ट है यहाँ पर इलास्टिसिटी का। ठीक है, सो ये 5 केसेस हैं आपके सामने दे रखे हैं है ना। तो सबसे पहले
PED है ना, यहाँ पर जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड PED, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से ज़्यादा आए तो उसको हमको कहते हैं इलास्टिक, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, है ना। तो जो भी प्रोडक्ट के बारे में, कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, उस चीज़ की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। दूसरा है आपका इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक में क्या है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, इज़ लेस देन यूनिटी, है ना। तो ये यूनिटी से आपकी कम होती है ना। इसमें क्या है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम होते हैं हमारे और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा होते हैं हमारे, ठीक है। इसको कहते हैं हम इन इलास्टिक, है ना। इन इलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस के बढ़ने और घटने की वजह से डिमांड कम बढ़ और घट रही है ना। और फर्स्ट वाला केस में था इलास्टिक ज़्यादा है। इलास्टिक ज़्यादा है का मतलब ये क्या है कि भाई इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, प्राइस के कंपैरिजन में, ठीक है। और इनइलास्टिक का मतलब है कि इसकी जो डिमांड है वो मतलब कम चेंज हो रही है ना, प्राइस के कंपैरिजन में, है ना। यूनिट प्राइस इलास्टिक का क्या मतलब है यहाँ पर कि इक्वल्स टू 1 होता है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है ये है कि चेंज ऑफ डिमांड है वो उतना ही है जितना प्राइस चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये है कि जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी किसके बराबर होगी आपकी, इक्वल्स टू 1 होगी यहाँ पे, ठीक है। अगला है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू होती है इन्फिनिटी के, यहाँ पर, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी के बराबर, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्राइस है ना, देखिए यहाँ पर दोबारा दूसरी तरीके से हम समझते हैं कि हेयर अ प्रोड्यूसर कैन सेल एज मच एज दे कैन, है ना, एज मच एज एंड दे वांट अ सर्टेन प्राइस, बट इफ़ दे इंक्रीज द प्राइस द डिमांड फॉल्स टू ज़ीरो। इसमें ये होता है कि प्राइस सेम रहते हैं हमेशा, है ना, और डिमांड इंक्रीज़ होती ही जाती है या डिक्रीज़ होती ही जाती है। इसमें क्या है कि जैसे ही अगर मैं प्राइस को थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करूँगा, है ना, इफ़ दे वांट टू इंक्रीज़ द प्राइस, तो जैसी प्राइस इंक्रीज़ होगा डिमांड इसकी तुरंत ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो प्राइस रहते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, है ना। तो जो परफेक्टली इलास्टिक होता है इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है ना। अब लास्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ये है कि इसमें क्या है कि जब हमने परफेक्टली इलास्टिक पढ़ा था तो प्राइस सेम थे, और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या है कि क्वांटिटी सेम रहती हैं, है ना, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज़ हो सकते हैं जितने चाहे ना। तो जब क्या कहते हैं इलास्टिसिटी बिल्कुल भी ना हो किसी चीज़ में तो वो इक्वल्स टू किसके होती है, ज़ीरो होती है ना। एनी चेंज इन प्राइस, है ना, प्राइस में कुछ भी चेंज हो जाए, है ना, लेकिन नो इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, क्वांटिटी डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसमें नाउ लिखा है बच्चों, गलती से नाउ नहीं है, वो नो है ना। विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जब क्वांटिटी डिमांड पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, है ना, तो क्या कहते हैं इलास्टिसिटी ऑब्वियसली अपने आप ज़ीरो हो जाएगी, है ना। प्राइस में कोई भी चेंज हो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसको हम बच्चों कहते हैं हमेशा परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। सो ये आपके सामने फर्स्ट केस है, जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये फर्स्ट केस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या है कि देखिए आप परसेंटेज वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखिए क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है और प्राइस जो है वो कम हो रहा है। देखिए क्वांटिटी के बीच में यहाँ पर ज़्यादा गैप है Q1 और Q के बीच में इन कंपैरिजन टू P और P1 के बीच में, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन यूनिटी होगा, ठीक। तो ये फर्स्ट केस था आपका इलास्टिक, है ना, और ग्रेटर देन यूनिटी, है ना। तो अब देखते हैं हम अपना सेकंड केस। सो ये जो केस है इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक का केस, ठीक है। इसमें देखिए प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहे हैं लेकिन क्वांटिटी कम चेंज हो रही है, तो ये इनइलास्टिक वाला केस है ना। इस केस में क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसमें ज़्यादा होगा और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, है ना। इसकी जो वैल्यू होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी हमेशा, ठीक है। तो इसको हम लेस इलास्टिक कहेंगे,
है ना, या इनइलास्टिक कहेंगे हम इसे, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ इसको इनइलास्टिक कहेंगे, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 से कम आएगी, है ना। तो लेस देन यूनिटी इसका मतलब है, ठीक है। ये सेकंड केस है आपका। अब देखते हैं थर्ड केस। देखिए इसमें चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी सेम है। पी के बीच का जो गैप है और क्यू के बीच का गैप देखिए इसमें सेम है। तो इसका मतलब जितना प्राइस इंक्रीज़ होगा उतनी ही क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। तो ऐसे इस केस का जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें ज़ीरो आएगी एकदम, ठीक है। और ये आपका जो केस है ये थर्ड केस है ना, जो यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होगी, इसमें ज़ीरो के बराबर होगी, ना 1 से छोटी होगी ना 1 से कम होगी, इसमें बराबर आएगी, ठीक है। वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये थर्ड केस था। फोर्थ केस देखते हैं अब इसके बाद। बच्चों ये केस है आपका परफेक्टली इलास्टिक का, है ना। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है, इसमें प्राइस चेंज बिल्कुल भी नहीं होते हैं ना, और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है इसमें, और प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकती है ना। तो इसमें आप जब सॉल्व करेंगे इसके न्यूमेरिकल को तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इन्फिनिटी के आएगा, है ना। तो जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इन्फिनिटी के बराबर आता है तो परफेक्टली इलास्टिक कहा जाता है उसे, है ना। और उसका जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, आपके हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है वो डिमांड कर्व की, ठीक है। सो दिस इज़ फिफ्थ केस, है ना, ये फिफ्थ केस है। इसमें जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है ना, यानी कि डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से, है ना। तो यहाँ पर देखिए डिमांड की जो लाइन है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ना, और ये पैरेलल है आपके यहाँ में प्राइस की लाइन के, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इस केस में जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं वो इक्वल होती है किसके बच्चों, ज़ीरो के होती है, ठीक है।